हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हमारा जो फोकस है वो यूजीसी नेट के पेपर 1 पर होता है। अगर आप पहली बार इन सेशन से जुड़े रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं और प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। वहां से जाके आप इन सभी सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। हर सेशन में 10 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और वो 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम पीवाईक्यूज रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करते हैं और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी करते हैं। इसमें हम जो है एक अच्छा मिक्स रखते हैं क्वेश्चंस का, विद द टफ क्वेश्चंस, द मॉडरेट क्वेश्चंस एंड द इजी क्वेश्चंस, अ गुड मिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम। आज 29 नवंबर है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को लाइक इसलिए कहता हूं करने के लिए, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और ये वीडियो यूट्यूब द्वारा रेकमेंड होता है, उन लोगों तक पहुंचता है जिनको जरूरत है इन वीडियोस की। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। 29 नवंबर का ये सेशन। और एक और छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। और 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में आप एनरोल्ड हो सकते हैं। और एक बार यहाँ पर पढ़ के आप देख लीजिए, हमारे जो यूट्यूब पर सेशन है उनको देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। पहला क्वेश्चन है, विच आईसीटी बेस्ड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू पीजी लेवल। भारत सरकार की कौन सी आईसीटी आधारित पहल स्कूल से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? पहला है स्वयं, दूसरा है ईपीजी पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है दीक्षा और चौथा ऑप्शन है एनकेएन। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और मेंशन कर देना है। मैं बार बार कहता हूं, आप लाइव चैट में मत करिए मेंशन, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां मेंशन करिए। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते हैं तो वो कमेंट जो है वो रह जाते हैं। तो मैं बाद में भी उसको देखता हूं और बाद में जो है उसको मैं रिवर्ट बैक भी कर पाता हूं, आपको रिप्लाई भी कर पाता हूं। तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके और फिर रिप्लाई दीजिए। तो आई होप कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। मैं एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और वही करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्वयं। देखिए, अगर हम बात करें एक ऐसा इनिशिएटिव जो आईसीटी के ऊपर बेस्ड है तो स्वयं तो वो है ही, है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है, इसके लिए भी स्वयं फिट बैठ रहा है। फ्री और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये भी फिट बैठता है। और स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर स्वयं ही होगा। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसको हम स्वयं के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स तक। और इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है। यानी जो डिजिटल विभाजन हो जाता है ना, डिजिटल डिवाइड हो जाता है, बहुत लोगों तक एक्सेसिबिलिटी नहीं पहुंच पाता, नहीं मिल पाता है डिजिटली, उसी को पाटने का काम, उसी को ब्रिज करने का काम ये करता है स्वयं। ये इक्विटेबल एक्सेस देता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन की। तो स्वयं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ई पीजी पाठशाला की, तो इसका फोकस जो है ना वो ई कंटेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, यानी सिर्फ पीजी कोर्सेज के लिए ये होता है, स्कूल लेवल एजुकेशन को कवर नहीं करता है। दीक्षा, तो देखिए डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है दीक्षा का। और ये प्लेटफॉर्म है स्कूल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ई लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, पीजी कोर्सेज के लिए नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। और एनकेएन को हम कहते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये एक आईसीटी इनिशिएटिव है जो कि कनेक्ट करता है एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। तो ये कोर्सेज को ऑफर करने से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म जरूर लिख देता हूं आपके लिए मैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो इससे ये हो जाएगा कि अगर कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया तो आपको याद होगा। दीक्षा का हो जाता है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसके लिए भी मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख के जो आपको लगेगा इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ये हर क्वेश्चन के लिए आपको करना है। अगर मैं भूल भी जाता हूं ये बोलना तो आप जो है ये कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट रिप्रेजेंट्स द साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। संपर्क के लेन देन मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों के समकालिक आदान प्रदान, समकालिक आप इसको मार्क करिए, ये है साइमल्टेनियस एक्सचेंज के बारे में।
को क्या दर्शाता है? पहला है फीडबैक लूप, यानी जो प्रतिक्रिया का लूप है वो। दूसरा है नॉइज रिडक्शन, तीसरा है एनकोडिंग और चौथा है डिकोडिंग। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या होता है? ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस के तौर पे हम देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? गतिशील प्रक्रिया, एक डायनेमिक प्रोसेस के रूप में हम देखते हैं इसको, जहां पर सेंडर और रिसीवर, ये है सेंडर और इस एंड पे है रिसीवर। तो यहाँ पर ये साइमल्टेनियस एक्सचेंज होता है मैसेजेस का, यानी कि एक साथ समकालिक रूप से आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कॉल पे आप बात कर रहे हो तो कॉलिंग पे बात करते समय यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप मैसेजेस का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो कभी मैं सेंडर बनूंगा, कभी आप सेंडर बनोगे। तो जो फीडबैक लूप है ना, ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव है और रियल टाइम हो। तो इंटरैक्टिव और रियल टाइम, ये हमें फीडबैक लूप जो है इंश्योर करता है। तो कह रहा है कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो इट इज फीडबैक लूप एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नॉइज रिडक्शन देखें तो ये डिसरप्शंस को मिनिमाइज करने के बारे में है, अवरोध को रोकने के बारे में है, कम करने के बारे में है। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस का कोई लेन देन नहीं है। एनकोडिंग, यानी कि जो हमारे आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे मन में आइडियाज हैं, उनको आप शब्दों के माध्यम से कैसे गढ़ के और रिसीवर तक पहुंचाएंगे। तो उस दौरान, यानी जब आप अपने आइडियाज को शब्दों में पिरो रहे हैं, उस दौरान जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। मेरे मन में कोई आइडिया आया, कोई थॉट आया और उस थॉट को मैं एक रूप दूंगा ना, वर्ड्स के रूप में, लिपि का इस्तेमाल करके, इसी को हम एनकोडिंग कहते हैं। ये भी इसका नहीं होगा करेक्ट आंसर। और डीकोडिंग सिर्फ उसका उल्टा कर दीजिए कि जैसे रिसीवर तक चीजें पहुंच गई और रिसीवर जो है उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको उसकी व्याख्या करेंगे अपने समझ के हिसाब से, इसको हम डीकोडिंग कहते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैं आशा करता हूं इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग अ हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सैम्पलिंग तकनीक विषम जनसंख्या के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होता क्या है ये समझिए। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन मतलब एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि एक बराबर रूप से डिवाइडेड ना हो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि बराबर रूप से जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब में मिलेंगी, लेकिन हेट्रोजीनियस मतलब कि एक तरीके से आप देख लें कि बिखरा हुआ, कुछ चीज कहीं मिलेगा, कुछ चीज कहीं मिलेगा। तो इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक जो है सबसे ज्यादा सुटेबल होगा ऐसे पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए? पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, साधारण जो रैंडम सैम्पलिंग हम करते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत सैम्पलिंग या नमूनाकरण इसे हम कहते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण या व्यवस्थित सैम्पलिंग। और चौथा ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए। हमारे इस एफर्ट के लिए देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद ये क्लासेस आप तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि कमिटमेंट होता है, ठीक है। अगर आपको मैं मैंने किया है कि आपको ये क्लासेस दूंगा, तो फिर जब तक बिल्कुल ही इमरजेंसी नहीं हो जाती है, ये क्लासेस जो है मैं रोकना नहीं चाहता हूं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आए। तो हमारे इस एफर्ट के लिए अगर आप चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि कैसे जो है यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं फॉर द अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन। तो देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करें, पहला ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम होमोजेनिटी को अज्यूम करते हैं, लेकिन सब ग्रुप रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं कर पाते। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं करते हैं कि हर एक ग्रुप को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया, मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोग में से आपने आपको लेना है सिर्फ सिर्फ बच्चों का इंटरव्यू, लेकिन आपने बोला कि नहीं मैं रैंडमली उठाऊंगा और 10 लोगों को जो है आपने पिक किया कि हाँ ये 10 लोग हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि उन 10, भले ही आपने रैंडमली पिक किया है और आपने बोला है कि देखिए मैं कोई भी तरीके का बायसनेस नहीं लाना चाहता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन 10 लोगों में सभी बच्चे ही होंगे, है ना। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन को अगर रिप्रेजेंटेशन के मामले में हम देखें तो वो नहीं करता है। उसके लिए आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करना पड़ता है। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम स्ट्रेटा, है ना, स्ट्रेटा डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड करता है एक हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में। याद रखिएगा, सब ग्रुप्स यानी अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं।
और ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। मान लीजिए कि मैंने बोला कि देखिए मुझे इंटरव्यू लेना है सिर्फ उन लोगों का जो 20 साल से ऊपर है। तो मैं 100 लोगों को सबसे पहले पिक किया, उन 100 लोगों में से मैं सबसे पहले पूछूंगा कि किनका उम्र 20 से ऊपर है, और जो भी वहां पर जिन्होंने बोला कि हाँ मेरी उम्र जो है 20 से ऊपर है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उनका जो है यहाँ पर इंटरव्यू लूंगा। तो वहां पर मैंने स्ट्रेटा जो है वो बनाया, और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, यानी वो आपस में जो लोग जिनका भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो सभी 20 साल के ऊपर ही होंगे, तो यानी कि उनके जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो शेयर कर रहे हैं आपस में। ओके, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। यहाँ पर हम ये इंश्योर करते हैं कि हर एक सब ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है प्रोपोर्शनली, ताकि जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है हम अच्छे तरीके से दे सकें, यानी जितना भी आपका पूरा का पूरा जनसंख्या है उनमें सबको मौका मिले प्रेजेंट होने का। मान लीजिए कि वहाँ कोई मेन है, कोई विमेन है, कोई चिल्ड्रन है उनमें, अगर आपने रैंडमली उठा लिया तो ज़रूरी नहीं है कि सभी मेन और वुमेन और चिल्ड्रन को बराबर वहाँ पर जो है वेटेज मिलेगा। लेकिन अगर आप बराबर वेटेज देना चाहते हैं तो आपने स्ट्रेटा डिसाइड कर लिया कि मेन का स्ट्रेटा एक अलग, एक वुमेन का अलग, एक जो चिल्ड्रन हैं, जो 14 साल से कम के बच्चे उनका अलग। तो इससे सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा आपके पॉपुलेशन में, और इसलिए ही यूज़ करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को। यहाँ क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा सूटेबल है एक हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए भी यही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन एक तरीके का नहीं है, वहाँ पे मिक्स है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से हर, आपने बोला कि हर 10th पर्सन को मैं सेलेक्ट करूंगा, तो आपने क्या किया, फर्स्ट को किया, फिर यहाँ पर जो है 10th को किया, फिर 20th को किया, ऐसे करके जो है आपने सबको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये अच्छा तरीका नहीं होगा अगर हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब इसमें रिप्रेजेंट होंगे। और क्लस्टर सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल्स को ग्रुप करते हैं लोकेशन या दूसरे फैक्टर के आधार पर, जो कि डाइवर्सिटी को हो सकता है कि ना दर्शाए, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तरीकृत नमूनाकरण, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। एक एक क्वेश्चन में हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रिवाइज होते हैं, और इसीलिए हमारे ये सेशंस जो है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोग के लिए, है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर प्रमोटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसे हम HOTS कहते हैं। तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग लेवल्स आपने पढ़ा होगा, है ना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, आपको मालूम है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ते हैं, है ना। तो हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसे हम कहते हैं, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अलाइन करता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने में? पहला ऑप्शन है प्रोग्रेस फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रगति। दूसरा ऑप्शन है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है यूज री इन्फोर्समेंट रेगुलरली, यानी नियमित रूप से सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना। और चौथा ऑप्शन है एंगेज इन रोट मेमोराइजेशन, रटने में संलग्न रहना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के बाद जो है मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना आपसे एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, प्रोग्रेस फ्रॉम नोन टू अननोन, तो एक टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है ये। आप कक्षा में जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद बच्चों को ऐसी चीज़ें जो है वहाँ से सिखाना स्टार्ट करते हैं जो पहले से उनको पता है, और फिर उनको आप अननोन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है हेल्पफुल है सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग से इनका कोई लेन-देन नहीं है। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब लास्ट में हम आ जाते हैं रोट मेमोराइजेशन। ये वैसे ही हटा दीजिए, क्योंकि अगर रटने के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में बात नहीं होता, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिकॉल पे होता है, यानी चीज़ों को रट के और वापस से जब उनको ज़रूरत होगा तो उनको रिकॉल करना, याद करना। रीइंफोर्समेंट को अगर रेगुलरली आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। नियमित रूप से सुदृढ़ीकरण या रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, तो ये जो है ना, कैसे आप जो है इसमें मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, ये बिल्कुल सही होता है। अगर आप बात करें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को, तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से ही जुड़ा हुआ है। अगर इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं कि आप उनके आलोचनात्मक सोच का विकास कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, है ना? और ये कॉग्निटिव स्किल के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द्वारा एम्फसाइज़ किया जाता है ना? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में
आपने एक ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, एक न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा। तो लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्रिएशन या सिंथेसाइज वाले पार्ट पे पहुंचते हैं ना। तो सबसे पहले जो है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सिंथेसिस तक हम जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को हम फॉस्टर करते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो चैलेंज करते हैं लर्नर्स को कि वो डीपली सोच सकें। ओके, अब हम थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ पर आप आए हो तो कम से कम वो आपका एक पार्ट पूरा हो ही जाए। ओके, तो देखिए, अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंड, फिर आता है अप्लाई, फिर आता है एनालाइज, इसके ऊपर आता है इवेलुएट, और सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पर क्रिएट, है ना। अब एक और चीज़ है कि ओल्ड टैक्सोनॉमी होता है और एक न्यू टैक्सोनॉमी होता है। ओल्ड टैक्सोनॉमी और न्यू टैक्सोनॉमी में जो है क्या डिफरेंस है, ये भी एक बार आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें ओल्ड टैक्सोनॉमी की, तो ये 1956 में आया था। ये अगर मैं यहाँ पिरामिड एक बना दूँ आपको, तो 1956 में ब्लूम ने दिया था ये। और यहाँ स्टार्ट होता है, जैसे हमने ये रिमेंबर किया ना, तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 1956 वाला इधर मैं लिख देता हूँ। ये स्टार्ट होता है आपका नॉलेज से, पहले ये नॉलेज था, इसको हम रिमेंबरिंग हमने कर दिया। फिर ये नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन को हमने अंडरस्टैंडिंग कर दिया। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन को हमने अप्लाइंग कर दिया। एनालाइज था, एनालाइज को हमने क्या कर दिया, सॉरी एनालिसिस था, एनालिसिस को हमने एनालाइजिंग कर दिया। और इसके बाद सिंथेसिस था, सिंथेसिस को हमने क्या कर दिया, इवेल्युएटिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज किया गया था। यानी कि ये जो सिंथेसिस वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया, वो क्रिएशन वाले पार्ट में आ गया, यहाँ क्रिएट हो गया, सिंथेसिस यहाँ आ गया, और जो इवेल्युएशन था वो नीचे आ गया। यानी कि ये इवेल्युएटिंग वाला पार्ट पहले आ गया और सिंथेसिस तो लास्ट में एक्सचेंज हो गया था। तो ये ओल्ड और न्यू के बीच में ये डिफरेंस देखा गया, है ना। पहले ये नाउन था और फिर बाद में इसको वर्ब के रूप में चेंज कर दिया गया था। तो ये डिफरेंस है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओल्ड वर्सेस न्यू में। चलिए, अब हम पांचवें प्रश्न पर चलते हैं, और हम ऑलरेडी हाफ वीडियो तक आ चुके हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना इस प्रश्न को। भारतीय उच्च शिक्षा में आईसीटी की भूमिका पर सबसे पहले किस समिति या आयोग ने जोर दिया था? विच कमिटी और कमीशन फर्स्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ आईसीटी इन द इंडियन हायर एजुकेशन? पहला ऑप्शन है राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग। दूसरा ऑप्शन है कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। तीसरा ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और चौथा ऑप्शन है कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन समिति जिसे हम कहते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना आपसे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन से कमिटी या कमीशन ने पहले जोर डाला था आईसीटी के रोल पर इंडियन हायर एजुकेशन में, तो राधाकृष्णन कमीशन के बारे में बात करें तो राधाकृष्णन कमीशन का जो फोकस था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था। और राधाकृष्णन कमीशन ने ही रिकमेंड किया था यूजीसी को स्टैब्लिश करने के बारे में, जो 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। कोठारी कमीशन ने हाईलाइट किया था रिफॉर्म्स के बारे में, सिस्टमिक रिफॉर्म्स हमें लाना था, है ना। तो वो रिफॉर्म्स, कोठारी कमीशन ने सिस्टमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, क्या बदलाव लाने हैं हमें, ये भी नहीं होगा। अच्छा, नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2005 से 2009 तक का इसका डेट माना जाता है, 2005 से 2009, इसने हाईलाइट किया आईसीटी को, कि आईसीटी का या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है एजुकेशन में। यानी कि बिल्कुल ये बदल के रख देगा अगर हम शिक्षा को देखें तो। और इसने बोला कि अगर हम इसके पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम एक्सेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। यानी पहले एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों तक ये पहुंच ही नहीं पाता था शिक्षा, जो आपके आईसीटी के माध्यम से पॉसिबल था हायर एजुकेशन को पहुंचाना। क्वालिटी को या गुणवत्ता को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके क्लासेस जो है वो पहुंचा सकते हैं और घर घर तक पहुंच सकते हैं। जैसे स्वयं प्रभा में क्या होता है, डीटीएच चैनल्स 40 बने हुए हैं, और ये डायरेक्ट टू होम सर्विस के थ्रू GSAT-15 सैटेलाइट्स के थ्रू घर घर तक पहुंच जाते हैं, और वो भी बड़े से बड़े फैकल्टीज़, जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज़ हैं वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में बात किया गया। इसके बाद इनोवेशन को इनेबल करना, नवाचार को इनेबल करने के बारे में बात किया गया कि इनोवेशन को हम इनेबल कर देंगे। तो नेशनल नॉलेज कमीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये एनईपी 2020 से रिलेटेड है। आईसीटी का रिसेंट टाइम्स में जो है इसका कोई उससे लेन देन नहीं है। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा था आईसीटी पे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
नाउ हम बढ़ रहे हैं छठे प्रश्न पर, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन नाशक पदार्थों को कम करने पर केंद्रित है? आसान प्रश्न है और 1 सेकंड में आपको इसका आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है रियो समिट, दूसरा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन मुझे हर एक लर्नर से चाहिए जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आपको हर एक लर्नर से मैं चाहता हूं कि इसका सही उत्तर दे, क्योंकि ये जो है न्यूमरस टाइम्स हमने किया है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, देखिए रियो समिट के बारे में अगर हम बात करें तो रियो समिट का फोकस किस चीज पे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कि कैसे जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सतत विकास के ऊपर था, और बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के ऊपर था। ओजोन से इसका रिलेशन नहीं था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से इसका मतलब था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया था, 1987 में, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसको डिजाइन किया गया था सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये। और ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा था, जो उसमें थिनिंग हो रहा था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा था, और उनको कमी करने में, उनमें कमी लाने में जो है बहुत हेल्पफुल था ये, है ना। बाद में इसमें पर फ्लोरो कार्बन्स भी जोड़ दिए गए, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स अगर पूछे तो वही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। पेरिस एग्रीमेंट, तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से डील करता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। आईसीटी इन एजुकेशन का प्रश्न है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है प्रोमोट ओपन एक्सेस रिसर्च, ओपन एक्सेस अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड ई लर्निंग मॉड्यूल्स। तीसरा ऑप्शन है मेक नॉलेज रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल, सभी के लिए ज्ञान संसाधनों को सुलभ बनाना। और चौथा ऑप्शन है ट्रेन एजुकेटर्स इन डिजिटल टूल्स, या शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनडीएलआई इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें, देखिए, अगर पहला ऑप्शन है प्रमोट ओपन एक्सेस रिसर्च, तो कोई भी स्पेसिफिक गोल एनडीएलआई से रिलेटेड ये ओपन एक्सेस रिसर्च का नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन ई लर्निंग मॉड्यूल्स की, तो एनडीएलआई जो है ना, ये एक रेपोजिटरी के तौर पे काम करता है। रेपोजिटरी मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर आप स्टोर करते हैं जो बुक्स हैं उनको, है ना। तो यहाँ पर जो है आप लर्निंग मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड करने के बारे में कोई भी यहाँ पे बात नहीं करते हैं। नॉलेज रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाना सभी तक, यही जो है इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। क्या एनडीएलआई का एम है कि आप फ्री और इजी एक्सेस पा सकें, है ना, फ्री एंड इजी एक्सेस किस चीज का? वास्ट रेपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स, बहुत ही व्यापक जो शैक्षिक आपके मटेरियल्स हैं, जो अलग अलग सामग्री है, इसका आप तक जो है पहुंच हो पाए, और ये हर लेवल के लिए है, एट ऑल लेवल्स, चाहे वो किसी लेवल का लर्नर हो। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल टूल्स में एजुकेटर्स को ट्रेन करना ये एक अलग इनिशिएटिव होता है, इसका जो है इससे लेन देन नहीं है एनडीएलआई से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। कम्युनिकेशन का ये प्रश्न है। विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इज मोस्ट चैलेंजिंग इन वर्चुअल क्लासरूम्स, आभासी कक्षाओं में संचार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बाधा कौन सी है? पहला ऑप्शन है फिजिकल नॉइज, भौतिक शोर। दूसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल नॉइज या मनोवैज्ञानिक शोर। तीसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस या प्रौद्योगिकी सीमाएं। और चौथा ऑप्शन है सेमेंटिक बैरियर्स या अर्थगत बाधाएं। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए, और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फिजिकल नॉइज जो है ना, ये वर्चुअल सेटअप में बहुत ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि वहाँ पर आप माइक्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन का भी फीचर होता है ना, तो वहाँ नॉइज़ कैंसलिंग हो जाता है, और आप जो है ना इसको बाद में भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो फिजिकल नॉइज जो है ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता वर्चुअल क्लासरूम में, इसलिए ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। साइकोलॉजिकल नॉइज जो है रेलेवेंट है, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नॉइज भी अगर है तो वो ज़्यादा जो है आपके सामने, अगर सामने बच्चे बैठे हुए वहाँ पर आप करोगे, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम में आप
पहले से ही पता है कि हाँ आप किनको कैटर कर रहे हैं, किस टाइप के लर्नर को आप पढ़ाने वाले हैं, तो इसका भी कोई ज़्यादा खासा यहाँ पे प्रभाव रहता नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस देखिए, जो वर्चुअल क्लासरूम है वो किसके इस्तेमाल से आप करते हैं, वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने क्लासेस देते हैं। जैसे मैं आपको ये क्लास कैसे दे रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हूँ। तो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं होगा मेरा चाहे आपका, तो उससे भी ये अवरोध पैदा होगा। अगर हार्डवेयर लिमिटेशन होगा, मैं अगर यहाँ पर कुछ पढ़ा रहा हूँ और मेरा हार्डवेयर जो कंप्यूटर का है वो उतना कैपेबल नहीं है, तो फिर उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है ना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि प्लेटफ़ॉर्म, जैसे यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे आप इस लेक्चर को ले रहे हैं, तो इसमें भी कोई ग्लिच आ जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉफ्टवेयर लेवल पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अगर हम वर्चुअल क्लासरूम के बारे में बात करें तो। तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना? सिमेंटिक बैरियर या अगर हम बात करें जो लैंग्वेज या मीनिंग से रिलेटेड जो बाधाएँ हैं, तो ये सेकेंडरी है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और यहाँ तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जो है ना यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको कैप्शन भी मिल जाता है ना? और कैप्शन के माध्यम से अगर मैं दूसरा लैंग्वेज भी बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है फॉर वर्चुअल क्लासरूम्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोस्ट लाइकली टू यूज मेटा एनालिसिस एज अ प्राइमरी मेथड? किस प्रकार का शोध मुख्य विधि के रूप में मेटा विश्लेषण का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध, दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, मिश्रित विधियां, तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध, और चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक शोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। और साथ ही साथ देखिए, वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पर पढ़ने में, चीज़ों को समझने में अगर अच्छा लग रहा है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इन सेशंस को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर किया करिए, और दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए यूजीसी नेट के पेपर 1 को, तो बताइए कि कैसे हम यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करते हैं। और क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, तो अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स में एनरोल होना, अगर हमारे कोर्सेज में आप एनरोल नहीं हैं, तो इस क्रैश कोर्स में आप जो एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है इस क्रैश कोर्स के लिए, और मैक्सिमम आपको क्वालिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ऑन ज्ञानस्थली। तो आप कंसिडर कर सकते हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना। अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। कह रहा है कि मेटा एनालिसिस करना है, प्राइमरी मेथड कौन सा आप यूज करेंगे? मेटा एनालिसिस करना है, तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें तो इसका फोकस होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा के ऊपर, है ना? और डिस्क्रिप्टिव डेटा का अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, तो यहाँ मेटा एनालिसिस करने के लिए आपको यानी नंबर्स का इस्तेमाल करोगे आप, तो ये नहीं होगा, है ना? मिक्स मेथड रिसर्च जो होता है ना, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को कंबाइन करता है, और ये उन केसेस में किया जाता है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, और उसमें आपको दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रायंगुलेशन वगैरह आप करते हैं, है ना? और इसके माध्यम से अपनी जो रिसर्च है उसकी विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी है, उसको भी बढ़ा देते हैं। तो मिक्स मेथड रिसर्च का इस्तेमाल मेटा एनालिसिस के लिए खासतौर से नहीं होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इसका सही उत्तर हो जाएगा, मात्रात्मक शोध, क्योंकि मेटा एनालिसिस जो होता है ना, ये डेटा को यहाँ सिंथेसाइज करना होता है मल्टीपल क्वांटिटेटिव स्टडीज से। जैसे आपको अगर ट्रेंड एनालिसिस करना है, जैसे अगर आपको रिलेशनशिप दो फैक्टर्स के बीच में फाइंड आउट करना है, या इफेक्ट्स देखने हैं, जैसे मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन कंपनी है और आपको देखना है कि हमारे सेल्स डाउन क्यों हो रहे हैं, तो सेल्स डाउन होने के लिए अलग अलग आपको फैक्टर्स दिए जाएंगे कि हो सकता है कि आप प्राइजेज आपने इंक्रीज किए हैं तो उसकी वजह से, हो सकता है कि आप आफ्टर सेल्स बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से आपका सेल्स डाउन हो रहा है। तो अलग अलग चीज़ों में आप एनालिसिस करते हैं, इसी को हम कहते हैं मेटा एनालिसिस, और ये आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स के इस्तेमाल से करना होता है, जो सांख्यिकीय अलग अलग जो है उपकरण है उनके माध्यम से आपको करना होता है, और ये जो है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, एक मात्रात्मक शोध होता है, और सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अगेन इसका एम होता है किसी भी फेनोमेना को समझना, स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन यहाँ पर आप नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो जो मैंने समझाया है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, विच टीचिंग अप्रोच अलाइंस विद कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजिंग लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन? शिक्षण की कौन सी पद्धति रचनावाद के साथ मेल खाती है जो ज्ञान निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है?
पहला ऑप्शन है एक्सपोजिटरी टीचिंग या कथात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और चौथा ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग। तो बताइए इनमें से कौन सा वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हमारे इस एफर्ट के लिए जो है इस वीडियो को आप काइंडली लाइक कर दीजिए। पूछ रहा है वो टीचिंग अप्रोच बताइए जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म से अलाइन करता है, जो रचनावाद पद्धति जो होती है ना उससे मेल खाता है, जिसमें जो जोर है वो डाला जाता है ज्ञान निर्माण पर। आप कैसे जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके ऊपर जोर डाला जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां पर शिक्षार्थी जो है जो लर्नर्स है वो उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। तो कौन से टाइप का टीचिंग होगा? देखिए, एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होता है ना ये टीचर सेंटर्ड होता है, याद रखिएगा। यहाँ ये टीचर सेंटर्ड होता है और यहाँ जो है जैसे आपका लेक्चर मेथड होता है ना वैसा ये भी होता है। यानी इसमें आना है और लेक्चर टाइप का आपको देना रहता है, अपने कंटेंट को आप डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। वही कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होता है तो कोलैबोरेटिव लर्निंग रिफ्लेक्ट करता है कंस्ट्रक्टिविज्म को, क्योंकि यहाँ पर लर्नर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के एक्टिविटीज होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर शेयर्ड नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू, आपस में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के थ्रू जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग करते हैं, वो ज्ञान जो है उसको शेयर करते हैं और साथ ही साथ निर्माण भी करते हैं, कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम, है ना। यहाँ पर लर्नर्स खुद से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अगेन ये एक नेगेटिव चीज हो जाएगी क्योंकि ये लीनियर होता है, पहले से ही आपने प्रोग्राम कर दिया है तो ये लीनियर है ना। और ये इंडिविजुअलाइज होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है कोलैबोरेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। ये किसी भी प्रकार से कोलैबोरेटिव नहीं होता है। और मास्टरी लर्निंग जो होता है इसका फोकस होता है स्पेसिफिक आउटकम्स को अचीव करने पे, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल नहीं होता है ना। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मैं आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड कर पाया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको भी ऐसा नहीं लगता है तो काइंडली अपना फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं और आप जुड़ना चाहते हैं एक ऐसे ग्रुप से जो बिल्कुल फोकस्ड है और आपको जो है आपकी समस्याओं का समाधान जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है उसका समाधान आप चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, बहुत ही फोकस्ड ग्रुप है, लेकिन उसमें वो इनवाइट ओनली ग्रुप है। तो सिर्फ वही लर्नर्स जुड़ते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको वाकई में जो है पढ़ना होता है और कुछ अच्छा करना होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो कोई ना कोई आपको लिंक प्रोवाइड कर ही देगा। और इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर आंसर की मेंशन होता है और ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है ये आपको प्राप्त होता है रात को 10 बजे हमारे ज्ञानस्थली के चैनल पर, यानी ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे करके जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस पीडीएफ। और हमारे बहुत सारे न्यूमरस सेशन अभी तक हो चुके हैं, उन सब के पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले डेली प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।